हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नित्यानंद शुक्ला हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। हम इतिहास के प्रमुख युद्धों की सीरीज चला रहे हैं। पहला एपिसोड आपने देख चुके। पहले पार्ट में हम पहुंच चुके थे घाघरा के युद्ध तक, लेकिन उसमें एक युद्ध छूट गया था जो खानवा और घाघरा के बीच में हुआ था। वो युद्ध था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध को जो है खानवा के युद्ध का परिणाम भी कहते हैं। हुआ क्या, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ आप जानते होंगे। ये महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ और महाराणा सांगा घायल हो गए। तो उनके सैनिक उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए। फिर वो बाबर के खिलाफ सेना इकट्ठा करना की कोशिश किए। तो बाबर को लगा कि राजपूतों का दमन करना जरूरी है। उस समय उसने राजपूत के महत्वपूर्ण किले पर जीत कर दमन करना चाहता था, और महत्वपूर्ण किले में था चंदेरी। चंदेरी का किला जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पे जो कमान संभाल रहे थे वो मेदिनी राय थे। अब उसने मेदिनी राय को ऑफ़र किया कि चंदेरी के बदले ये शमशाबाद ये हमसे शमशाबाद ले लें। शमशाबाद का ऑफ़र किया, शमशाबाद देने का। लेकिन शमशाबाद क्या, इन्होंने बोला था कि हमें कोई भी जगह चंदेरी के बदले मंजूर नहीं है। तब फिर उसने चंदेरी पे अटैक कर दिया। और कहा जाता है कि एक पहाड़ था, एक पहाड़ी छोटी सी थी बीच में, जिसकी वजह से वो किला सुरक्षित था। उसने पहाड़ी के रात रात काट कर किले के सामने पहुंच गया। और ये एक सरप्राइज अटैक था जिसकी वजह से मेदिनी राय की हार हो गई। इसमें मेदिनी राय ने सबसे बड़े जौहर का आयोजन किया। इतिहास में सबसे बड़े जौहर के में इसका नाम आता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस जौहर में जो जितनी भी महिलाएं और बच्चे थे, सबको ने एक साथ जौहर किया। और इस जौहर को देखने के बाद जो है बाबर की जीत तो हुई, लेकिन बाबर की जीत जो थी वो फीकी पड़ गई। और ये लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद राजपूतों का दमन हो गया। सबने बाबर के आगे जो है उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं है कि राजपूतों में सब लोग, आप अलग परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो बहुत लोग थे जिसमें महाराणा सांगा ने कभी हार नहीं मानी, और उनके बेटे जो थे और उनके पोते थे महाराणा प्रताप, उनका इतिहास हम आपको पढ़ाएंगे इतिहास में। इस युद्ध में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चंदेरी के बारे में है, मेदिनी राय के बारे में। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि इतनी ही चीज़ें, लेकिन हम आपको इतना ही बता रहे हैं जिससे ये वीडियो बहुत लंबा ना हो और हम केवल युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम इतिहास की सीरीज पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। तो चंदेरी की लड़ाई जो थी, या बैटल ऑफ चंदेरी, बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में हुई। इसके बाद जो युद्ध हुआ था वो था घाघरा का युद्ध। तो चंदेरी के बाद घाघरा तो हमने उसमें पढ़ा दिया। तो इसके बाद का युद्ध पे आते हैं तो चौसा का है। चौसा का युद्ध, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना। तो हुमायूं ने अपने साम्राज्य को बराबर भागों में, बाबर के 4 लड़के थे, चारों को बराबर भागों में बांट लिया। जिसमें कहा जाता है बराबर भागों में, लेकिन अब इसका एक्यूरेट तो है नहीं, लेकिन चारों लोग चारों जगह सेटल थे, जिसमें हुमायूं के मेन राजा बना, बाकी तीनों को राज्य दे दिया। तो हुमायूं ने जब गुजरात पे आक्रमण किया, गुजरात विजय के अभियान में निकला, तो गुजरात पे जीत तो हासिल कर ली। उधर जो है शेर शाह अपनी ताकत बढ़ाए और उसने बंगाल पे कब्जा कर लिया, बंगाल जीत लिया। और जब तक ये बंगाल पहुँचे वो बंगाल छोड़ चुका था। और उसने जो है इनके इंडिया आते, मतलब सॉरी दिल्ली आते टाइम इनको रास्ते में घेराबंदी लगा दी थी। और ये जब आए तो इनको जो है चौसा में, गंगा नदी के किनारे चौसा में दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं। तो चौसा में जब आमने सामने रहीं तो ये जो थे मुग़ल जहाँ थे तो वो निचला इलाका था। जैसे आप समझने की कोशिश, आप कल्पना करिए कि जैसे नदियों के पास जो है जिसे हम लोग कहते हैं दीवारा, या फिर नदी के पास वो एरिया जो बारिश के टाइम पे भर जाता है, उस एरिया में इनकी सेना थी मुग़ल की। तो उसे मालूम था कि बारिश होगी तो ये पानी से भर जाएगा और मुग़ल सेना को प्रॉब्लम्स होगी और वो ऊंचाई की तरफ भागेंगे। उस मौके का पूरा इंतज़ार किया। तो ये चीज़ शायद हुमायूं नहीं समझ पाया, दूरदर्शी नहीं था, क्या था। इसमें बहुत इतिहासकार बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कंडीशन यही थी। फिर जब बारिश हुई, वहाँ पानी भर गया, हुमायूं को भागने की कोई जगह नहीं मिली। फिर उसने अचानक से अटैक किया, और अचानक से अटैक करने के बाद क्या हुआ, हुमायूं की हार हो गई। तब जो हो हुमायूं जो है उस समय किसी तरह जान बचाकर भागा, एक नाविक की मदद से गंगा नदी को पार किया। फिर वो वापस भाग के वो कन्नौज की तरफ गया जहाँ उसके भाई थे।
फिर जब वो कन्नौज गया तो शेर शाह को लग गया। शेर शाह का पहले से एक सपना था। चंदेरी का मैंने आपको युद्ध का जिक्र किया, जिसमें मैंने कहा कि चंदेरी के में मैंने बोला शेर शाह भी जो था, शेर शाह इनकी तरफ से लड़ा था। शेर शाह जो था चंदेरी में मुग़लों की तरफ से युद्ध लड़ा था, ठीक है। तभी इसने एक तय कर लिया था कि मेरे पास, इसका एक स्टेटमेंट है कि मेरे पास अगर सेना रहे और सब भाग्य मेरा साथ दे तो मैं मुग़लों को भारत से बाहर कर दूंगा। तो चौसा के युद्ध में जब उसने हरा दिया तो हुमायूं गया, तो हुमायूं का इसने पीछा किया और हुमायूं का पीछा किया। कहा जाता है कि शेर शाह मतलब ये कह सकते हैं शेर शाह ने जीतने के बाद जब महिलाएं और उसके सामने आईं तो उसने महिलाओं को ससम्मान वहाँ से भेज दिया, बाकी राजाओं की तरह नहीं किया। तो उसका व्यवहार बाकी राजाओं से थोड़ा अलग था क्योंकि वो ज़मीनी राजा था, वो पैदाइशी राजा नहीं था। आप उसका इतिहास हम आपको बढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो राजा बना कैसे, उसके पीछे बहुत स्टोरी है। जैसे आप बलबन के बारे में पढ़ेंगे तो बलबन के तो ताकतवर नहीं था, बलबन बुद्धिमान था, लेकिन शेर खान बहुत ताकतवर था, तो आपको पढ़ाएंगे। तो कन्नौज का युद्ध, कन्नौज के युद्ध में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई। कन्नौज के युद्ध में जो है इसमें हुमायूं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और यहाँ से हार गया वो। इसके बाद इसके पीछे जो है ब्रह्मजीत गौड़ जो उसका एक तरह से उनके खास सेनापति थे, एक तरह से कह सकते हैं शेर शाह के, और सिपा सलाहकार थे खास, उनको ब्रह्मजीत गौड़ को हुमायूं के पीछे लगा दिया। ये कन्नौज के युद्ध के बाद तो हुमायूं भाग के दिल्ली गया और दिल्ली में से भी वो भाग के फिर लाहौर की तरफ निकला। तो ये पीछे पीछे उसको, इसका लक्ष्य हुमायूं को मारना नहीं था बल्कि हुमायूं को इंडिया से बाहर करना था, जिसमें वो सफल भी रहा। हुमायूं 14 वर्षों तक भारत के बाहर ही रहा। बीच में वो आया 1 साल के लिए, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वो कब आया, हम बताएंगे अगले जब हिस्ट्री की क्लासेस चल रही होंगी तो उसमें बताएंगे कि हुमायूं की जब स्टोरी बताएंगे, उसकी बायोग्राफी बताएंगे तो आपको बताएंगे। तो फिलहाल जो है तो शेर शाह सूरी इसमें विजयी हुआ और हुमायूं भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। ये एक निर्णायक लड़ाई थी जिसमें शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शेर शाह सूरी की बाद में मौत हो गई। किलिंजर के किले में जब इसने अटैक किया तो एक बारूद का गोला, जिसे गोले से, बारूद के गोले से अटैक किया जाता, वो गोला वापस टकरा के जहाँ पे बारूद रखा था वहीं आके फटा जहाँ पे शेर शाह खड़ा था, जिसकी वजह से शेर शाह बुरी तरह जलकर जख्मी हो गया, बहुत बुरी तरह जल गया। फिर भी शेर शाह के बारे में कहा जाता है कि शेर शाह तब तक नहीं मरा जब तक उस किले पर विजय नहीं हासिल होगी। उसने बोला था कि मेरा इंतज़ार मत करो, मेरा ख्याल मत रखो, जाके लड़ाइयाँ लड़ो और लड़ाई लड़ो। और वो युद्ध जो है वो उसकी सेना जीत गई। कहा जाता है उसके जीतने के बाद ही शेर शाह की मृत्यु हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में हम आपको क्या बताएं। पानीपत के द्वितीय युद्ध जो था हेमू और अकबर के बीच में था, लेकिन इसमें दुर्भाग्य ये था कि हेमू जो था दिल्ली का, जैसे जब इसका बेटा जो शेर शाह सूरी के मरने के बाद उसके बेटे ने गद्दी संभाली, तो उसके खास जो सबसे खास सेनापति जो खास थे सेनापति थे हेमू थे। फिर हेमू ने एक अपनी सेना लेके और दिल्ली को मतलब एक तरह से कहते आज़ाद घोषित कर दिया और अपने एक उपाधि भी ग्रहण की, ठीक है ना। तो इसमें विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की किसने? हेमू ने। तो हेमू ने जब अकबर के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी तो 2-3 गलतियां हेमू ने की। कहा जाता है कि एकमात्र हिंदू शासक जिसने दिल्ली पे कब्जा किया, शायद ये युद्ध कह सकते हैं, अब इस बारे में यही समझिए कि ये युद्ध हेमू को ही जीतना था। हेमू की सेना भी बड़ी थी, कुशल भी थी, लेकिन हेमू ने 2 गलतियां की। पहली गलती जो थी कि हेमू के जो आगे के तोपखाने थे उनको बहुत आगे भेज दिया, सबसे आगे भेज दिया, जिस पे मुग़लों ने कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा करने के बाद भी हेमू की सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ी, उसके बाद भी ये जीत सकती थी। लेकिन गलती कहाँ हुई कि जो हेमू था खुद युद्ध के मैदान में उतर गया था और वो अपने हाथी पे था। तो एक रैंडम तीर कह सकते हैं जिसका कोई मतलब नहीं था, ये अपनी सुरक्षा इसके ऊपर नहीं चली थी, वो रैंडम तीर इसकी आंखों में आके घुस गया। तो वो तीर इसकी आंखों में लगा जिससे ये बेहोश हो गया, मूर्छित होकर उसी पे हाथी पे ही गिर गया।
तो उस टाइम का युद्ध कुछ ऐसा ही होता था कि उस टाइम क्या, अभी का भी युद्ध, अगर राजा ख़त्म तो सेना सरेंडर कर देती थी। तो ये इसने गलती ये की कि ये फ्रंट पे आ गया। इसको इस युद्ध में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना था, लेकिन ये जल्दीबाजी में ये आगे बढ़ा और वो रैंडम तीर इसकी आंखों में लगा, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हो, सॉरी, इसकी में मूर्छित हो गया। उसके बाद इसको बंदी बनाया गया। ये बेहोश था, खोजा गया, इसको देखा गया, इसको उठा के ले जाया गया अकबर के सामने। कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं इसे अकबर ने मारा, कुछ लोग कहते हैं कि इसको घेर के रखा गया था अकबर के सामने, जो है बैरम खान ने मारा। एक मूवी है जो अकबर के बारे में बनी हुई है, तो उस मूवी के बारे में आप देखें, मूवी में जब देखेंगे तो अकबर को दिखाया जाता है कि अकबर एक लड़का है जो खड़ा रहता है। अकबर की उम्र बहुत कम थी, अकबर खड़े हैं और उनकी जगह तलवार से गर्दन काटता है कौन, उनका अंगरक्षक बैरम खान। तो बैरम खान ने हेमू को मार दिया। इसके बाद तलीकोटा की युद्ध। देखिए, अब ये ऐसा समय था, कह सकते हैं 1500 से 1600 के बीच में ऐसा समय था जिसमें मतलब अफ़गानों का भी एक तरह से दबदबा ख़त्म हो गया और राजपूतों का भी दबदबा ख़त्म हो गया। और ये तलीकोटा का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य जो लगभग 300 सालों तक चला, उसका भी दमन हो गया। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें आप युद्ध जो था विजयनगर साम्राज्य और किसके बीच में था, आपका ये प्रश्न होगा। लेकिन ख़ास बात थी कि ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लड़ा। ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये सारे सल्तनत ने मिलकर तलीकोटा में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा। और इस युद्ध में भी यही था कि उन्होंने जो यहाँ पे उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, सदाशिव राव थे, लेकिन उनके पास वो असली ताकत जो थी, उनके मंत्री थे राम राय, उनके पास थी। तो राम राय जो थे, उनसे इन्होंने संधि करने के लिए एक ऑफ़र दिया, तो राम राय ने मना कर दिया। लेकिन राम राय की उम्र समझिए उस समय 70 वर्ष थी और सत्ता वो चला रहे थे और सेनापति भी थे, उनके मंत्री थे। तो ये युद्ध जो है तालीकोटा में, रछसी तंगड़ी कहा जाता है जगह जहाँ पे हुआ। और इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य समाप्त ही हो गया, अंत हो गया। और कहा जाता है कि राम राय ने बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन राम राय को घेर करके इन लोगों ने और निर्मम तरीके से मार दिया, बेरहमी से मार दिया कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी का जो युद्ध था, ये राणा प्रताप और मुग़ल सेना के बीच में था। अब देखिए, आप जहाँ भी देखेंगे कुछ लोग इतिहासकार अलग अलग लिख देते, इतिहासकार तो नहीं, कुछ कुछ अगर वेबसाइट्स पे आपको पढ़ते हैं तो आपको गलत जानकारियाँ मिल जाएंगी कि कौन कब कौन सा युद्ध, ये इसमें कौन शामिल था। मतलब अकबर को न शामिल करते हुए इसमें कह देते हैं कि जो मान सिंह थे उनके और इनके बीच में युद्ध था। लेकिन ये लड़ाई जो है अकबर की ही थी, मान सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। लेकिन अभी इस युद्ध के बारे में कौन जीता, इसमें लिखा ज़रूर हुआ है। आप इसे राणा प्रताप की हार हुई ये नहीं कह सकते। इसे मैं कट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने शिलालेख हटा लिए हैं सारे, जिसमें ये कहा गया था कि महाराणा प्रताप की सेना कमज़ोर थी, मेवाड़ियों की सेना कमज़ोर थी और मुग़लों की सेना ताकतवर थी। इस तरह के सारे शिलालेख हटा लिए गए हैं और कहा जाता है इस पर पूरा फिर से इतिहास लिखा जाएगा और ये बताया जाएगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है राणा प्रताप ने जीता था और मुग़लों की एक तरह से हार हुई थी। लेकिन अब इसकी वजह से सारे शिलालेख हटा लिए गए हैं। अब नया शिलालेख जब लगेगा, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ ऐसा इस पे स्टेटमेंट जारी करेगा, तब इसको कहना ठीक होगा। लेकिन पहले अभी तक जो है, अब NCERT जो है, अब NCERT और हर जगह तो यही था कि राणा प्रताप की हार हुई। लेकिन अब अगर चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा निर्णय लिया है, तो आप समझ सकते हैं एग्ज़ाम भी कराने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट नहीं जाएगी, तो शायद ये प्रश्न ना आए आपके एग्ज़ाम में। और अगर आता है तो अगर लिखा रहता है महाराणा प्रताप की हार हुई, तो अभी के लिए तो आपको वही लगाना है। लेकिन अब वेट करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर इस पर कोई स्टेटमेंट जारी करता है या नया शिलालेख लगता है, तो फिर आपके सामने ये जानकारी आएगी। तो आपको जैसा भी ये वीडियो लगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद हम अगले वीडियो में जितने भी युद्ध हुए हैं, प्लासी, वांडीवास और बक्सर और फिर पानीपत तृतीय, फिर जो भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में लगभग जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी हम कुछ बैटल्स हैं, जैसे ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये वनडे एग्ज़ाम्स में आते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो अभी तक तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी में कभी कभी पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है अगले वनडे एग्ज़ाम्स में आगे टफ बनाने के लिए उन युद्ध के बारे में बताया जाए। तो बहुत छोटे छोटे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनके बारे में इतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसलिए बहुत डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ा था, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बारे में अलग सीरीज़ कभी बनाएंगे। फ़िलहाल ये सीरीज़ हम ख़त्म करेंगे, कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसे देखिएगा। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।